गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज़ टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इससे पहले भी हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझा था। तब हमने 3 कंडीशंस के बारे में पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। फर्स्ट क्या था? लाइन स्ट्रक्चर। सेकंड था लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर और थर्ड था फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के मेन 3 स्ट्रक्चर थे और इसमें क्या क्या डिफरेंस है इसका भी हमने पूरा जितना भी है डिफरेंस अलग अलग उसे समझा था। अब इसी में हम 4th नंबर पे समझेंगे और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली क्या होता है कि जो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट होती है वो अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क है उसको देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कमिटी डेवलप करती है। इस कमिटी में क्या होते हैं? कुछ मेंबर होते हैं, 3, 4 या 5 मेंबर होते हैं और ये मेंबर क्या करते हैं? पर्टिकुलर किसी भी वर्क को फाइनल करते हैं या उससे रिलेटेड फाइनल डिसीजन लेते हैं, या ये ऑर्गेनाइजेशन जो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं? पर्टिकुलर जो भी बिज़नेस का फंक्शन है किस तरह होना चाहिए उससे रिलेटेड हर तरह के डिसीजन लेते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर होते हैं वो मेंबर कैसे सेलेक्ट होते हैं? पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस होगा ऑर्गेनाइजेशन का, मीन्स जो दूसरे मेंबर रहेंगे, जो मेन हेड होंगे ऑर्गेनाइजेशन का, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते होंगे, ऐसे लोग मिलके क्या करते हैं? पर्टिकुलर जो मेन आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इस प्रोसेस को पूरा करेंगे उस कमिटी के लिए पर्टिकुलर पर्सन्स को एज अ मेंबर इलेक्ट करते हैं और ये फिर पर्सन क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड वो सारे प्रोसेस में या नए नए आइडियाज़ में या रिसर्च में सपोर्ट करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपका कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में मेन जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या फॉलो होते हैं? पहला जो मेन प्रिंसिपल है इसमें जो नंबर ऑफ़ मेंबर हैं वो क्या होने चाहिए? कम से कम होने चाहिए। बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? उतना ही प्रोसेस लेंदी होगा, लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। तो लिमिटेड नंबर होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया 3, 4 या 5 मेंबर ही होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ आप ध्यान में रखकर इस तरह के ग्रुप को डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कितने मेंबर की कमिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद उनके जो भी राइट्स हैं, उनकी लायबिलिटीज़ हैं, क्लियर होना चाहिए। उनका वर्क एरिया क्या है वो क्लियर होना चाहिए। प्लस ये भी क्लियर होना चाहिए कि वो अपना प्रोसेस किस पर्टिकुलर प्रोसेस से पूरा करेंगे और पर्टिकुलर किस टाइम पे उनको सारा प्रोसेस ख़त्म करना है। मीन्स प्रॉपर कंट्रोल आपका क्या होना चाहिए? कमिटी पर होना चाहिए। ये नहीं कि कमिटी क्या कर रहे हैं? अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्लस टाइम कंट्रोलिंग होना चाहिए। मीन्स जिस टाइम पे पर्टिकुलर आपको किसी डिसीजन पे पहुंचना है, अगर आप उस पर नहीं पहुंच पाते तो इस तरह की कमिटी का कोई भी मतलब नहीं है। तो कमिटी का फॉर्मेशन ऐसे करें कि वो मिल के प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करें और अपने पर्सनल जो भी कंडीशन है उस पर फोकस ना करें। फिर नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 2 तरह से होता है। एक होता है परमानेंट कमिटी का। परमानेंट कमिटी में क्या होता है कि जो भी कमिटी के मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं और कंटिन्यूएशन में वो क्या करते हैं? जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, कंटिन्यूएशन में ये लोग काम करते रहते हैं। इनको हम एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कहते हैं। ये कमेटी क्या करते हैं? उनको पूरे अथॉरिटी रहती है कि वो किसी भी डिसीजन पे कैसे पहुँचेंगे, क्या डिसीजन लेंगे और ये उसके अकॉर्डिंग हमेशा अपना वर्क करते रहते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जनरली क्या होती है? ये फिक्स्ड नहीं होती है। मीन्स पर्टिकुलर किसी मेन प्रोसेस के लिए इसको बनाया जाता है और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है ये कमेटी अपने आप क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। इसका फिर आगे कोई काम नहीं रहता। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग कमीशन। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं?
पहला जो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि 3 से 4 लोगों का दिमाग लगता है और इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसका खुल के डिस्कशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले को जो चीज़ सही लगती है दूसरे को भी हो सकता है वो सही लगे, लेकिन तीसरे को उसमें कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है, तो वो उस कमी को सामने लाता है। फिर आप उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और उस कमी को दूर करते हुए फिर आप उस पर्टिकुलर डिसीजन पे कैसे पहुँचेंगे। इस तरह जो एनालिसिस का प्रोसेस है वो क्या रहता है, एक के दिमाग से ना चल के 2-3 दिमाग से चलता है, जिससे हर कोई अपनी अपनी सोच उसमें लाता है और प्रॉपर जो डिसीजन उसके बाद निकलता है वो कैसा रहता है, परफेक्ट रहता है। प्लस इसमें क्या सपोर्ट मिलता है कि किसी एक पर्सन के अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस नहीं चलता है, सारा प्रोसेस जो है 2 से 3 लोगों के हाथ में होता है, तो कहीं पे भी अपनी मनमानी नहीं चलती। मीन्स हम टोटली ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोच के आगे बढ़ते हैं, जिससे कि क्या होता है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क है वो सही तरीके से प्रॉपर वे पे कंप्लीट होता है और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये इसके क्या हो गए, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस। सेकंड है डिसएडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला, अगर इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो फिर क्या होता है, किसी भी डिसीजन में पहुंचने में बहुत ज़्यादा देरी होती है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी राय देना शुरू कर देता है और हम प्रॉपर किसी डिसीजन में नहीं पहुंच पाते। प्लस इसका एक कंडीशन क्या है कि अगर मेंबर 3 से 4 भी हैं तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा बोलता है या जो दूसरों को दबा के खुद ऊपर उठ जाता है, चलती फिर उसी की है। तो इस तरह की कमेटी बनाने का फिर उस कंडीशन में कोई भी मतलब नहीं होता है। टाइम का वेस्टेज होता है कि आप सारे कमेटी मेंबर को मिलाएं, उनको आपस में डिस्कशन करने दें, तो ये क्या है, प्रोसेस कभी भी सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता अगर प्रॉपर कंट्रोलिंग ना हो तो। प्लस इसमें आप किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अब एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ग्रुप ने डिसीजन लिया है, तो ग्रुप पे ही आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। पर्टिकुलर एक मेंबर को आप सीधे नहीं कह सकते कि ये सारा काम आपके कारण हुआ है। प्लस इसमें किसी भी तरह का कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं कि सब चीज़ें हर किसी को पता चल जाती, कोई भी चीज़ आप छुपा के नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते, क्योंकि ग्रुप में सारी चीज़ें होती हैं, डिस्कशन भी सारा ग्रुप में होता है, तो इसमें छुपाने लायक कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब इसके क्या है, नेगेटिव कंडीशन है। लेकिन फिर भी कमेटी होने से आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलते हैं, ज़्यादातर बेनिफिट ही मिलता है। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिसको अगर प्रॉपर वे पे कंट्रोल करें तो सही तरीके से चलेगा, लेकिन अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, आप पर्टिकुलर कुछ और बनाना चाहेंगे लेकिन बन के या आपको जो आखिरी में आपका ऑब्जेक्टिव या गोल है कुछ और आपको मिलेगा। तो उस तरह की सिचुएशन होने पे इस तरह की कमेटी का कोई मतलब नहीं। मीन्स अगर आपका प्रॉपर कंट्रोल है और आप एग्जैक्ट जो ऑब्जेक्टिव या आप गोल डिसाइड करते हैं उसको अचीव कर पाते हैं, मीन्स इस तरह की जो कमेटी है वो आपके लिए सही है। अदरवाइज़ इस तरह की कमेटी का कोई भी मतलब नहीं है। अब सजेशन, क्या क्या सजेशन है कि आप कमेटी को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। पहला तो जो वर्क एरिया है क्लियर होना चाहिए कि उनका वर्क एरिया क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप कमेटी डिसाइड करते हैं उसमें सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, जो भी अपनी कंडीशन रखें पूरी क्लियर रखें और शॉर्ट में रखें, जिससे टाइम का वेस्टेज ना हो, और जिनको जहाँ पे जो प्रॉब्लम है तुरंत बोलें ताकि डिसीजन लेने में ज़्यादा देर नहीं हो। पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसी पे फोकस करें, आलतू फालतू की चीज़ों पे फोकस ना करें। पर्टिकुलर एक जो है कमेटी का हेड होना चाहिए जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम अराइज होने पर उसे वहीं पे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके और वापस उनको वर्क में की कंडीशन में फ़्लो में ला सके। प्लस जो भी आपकी कमेटी की मीटिंग में कंडीशन अप्लाई होती है या जो भी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं उनको रिटर्न में भी लिखें,
प्लस क्या करें, उनको अगले डिस्कशन के समय भी इन में जो मेन पॉइंट रहेंगे उन पे फोकस कर सकें। प्लस टाइमली जो जितने भी कमेटी के मेंबर हैं उनको मीटिंग की इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे कि अगर एक भी एब्सेंट हो गया तो काम रुक जाएगा, तो उस तरह की कंडीशन अराइज ना हो। और मेनली ये फोकस करें कि जो कमेटी है उसके कारण आप अपना गोल अचीव कर पा रहे हो या नहीं। अगर हाँ आप कर पा रहे हैं मीन्स आपका टोटल कंट्रोल है और आपके लिए कमेटी सही काम कर रही है। अगर इसके अपोजिट रिज़ल्ट है मीन्स आपके लिए इस तरह की कमेटी का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये क्या है, ज़रूरी है किसके लिए, एक इफ़ेक्टिव कमेटी के लिए। इफ़ेक्टिव कमेटी अगर सही तरीके से अपना काम करती है मीन्स आपको रिज़ल्ट कंटिन्यूशन में कैसे मिलते हैं, पॉजिटिव मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखकर किसी भी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करते हैं और प्रॉपर जो कंट्रोल है आप अपने हाथ में रखते हैं, तो रिज़ल्ट आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये क्या था आपका कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटर यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटर यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, इसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, या इंडस्ट्रियल यूनिट होती है, वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मींस वो कई तरह के जो आउटपुट हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन से बन के निकलते हैं, और ये लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इसके अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। मीन्स हर एक का डिपार्टमेंटेशन अलग अलग कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग कार के ही ऐड वगैरह देखते हो, तो हर कार में मान लो टाटा की ही जैसे कार आती है या और दूसरे व्हीकल्स आते हैं, तो टाटा की जितनी भी कार या दूसरी व्हीकल्स आती हैं हर चीज़ क्या होती है, टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। रेट में डिफरेंट, साइज़ में डिफरेंस, प्लस उनके फीचर्स में डिफरेंस, हर एक चीज़ में क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो इन डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने यूनिट को अलग अलग कर देते हैं। पहली यूनिट इस तरह की कार बनाएगी, दूसरी यूनिट इस तरह की कार बनाएगी, तीसरी यूनिट जीप बनाएगी, चौथी यूनिट ट्रक बनाएगी। इस तरह से ये क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं। और पर्टिकुलर हर यूनिट में एक क्या करते हैं, मेन मैनेजर अपॉइंट करते हैं, जो इन सारे प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मीन्स हर जगह पे काम का प्रोसेस कैसा है, एक जैसा है, वर्क प्रोसेस एक जैसा है, लेकिन मेथड थोड़े बहुत क्या है, डिफरेंस है, टेक्निक थोड़ी बहुत क्या है, डिफरेंस है। मीन्स वर्क एक जैसा होना चाहिए, लेकिन जो आउटपुट है सबके क्या हैं, अलग अलग हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी आप क्या करते हैं, इनको यूनिट वाइज डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आउटपुट आपका निकल रहा है उसे। तो इस तरह का जो डिपार्टमेंटेशन हम करते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटर यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और इन अलग अलग यूनिट में प्रोसेस को जो मेन कंट्रोल करते हैं, मैनेजर लेवल पे जो भी इसे कंट्रोल करता है, ये मैनेजर जो होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं, जो कंपनी का मेन ऑर्गेनाइजेनर या ओनर होता है उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ओनर इनको टोटली क्या करता है, अपने कंट्रोल में रखता है, और जो भी डिसीजन है उससे वो क्या रहता है, अवेयर रहता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा है, लेटरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या कंडीशन होती है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में ही देख के समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक हेड होता है, उसके अंडर में एक ही लेवल के, मीन्स सब क्या हैं, मैनेजर लेवल के हैं, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज उनका वर्क क्या है, अलग अलग है। एक परचेस से रिलेटेड मैनेजमेंट संभालता है, एक सेल से रिलेटेड मैनेजमेंट संभालता है, एक फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट संभालता है, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड मैनेजमेंट संभालता है, और एक पर्सनल से रिलेटेड मैनेजमेंट संभालता है। लेकिन ये सभी किस लेवल पे बैठे हैं, मैनेजमेंट के लेवल पे बैठे हैं। मीन्स इनका सबका लेवल कैसा है, एक जैसा है। इनकी क्वालिफ़िकेशन कैसी है, एक जैसी है। इनका वर्क कैसा है, एक जैसा है। और ये जो जनरल मैनेजर हैं एक जैसे उनके लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, बस ये डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग हैं, और ये अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं।
लेकिन जो प्रोसेस है उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए जितने भी बाकी के मैनेजमेंट के लेवल के लोग हैं उनके साथ, जिससे कि प्रोसेस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और हर एक प्रोसेस क्या हो, सही तरीके से कंप्लीट हो। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, मींस एक तरह की एजुकेशन, एक तरह की क्वालिफ़िकेशन, सारी चीज़ें एक जैसी हैं और किसी एक के लिए वो क्या है, सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरह की कंडीशन जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंडीशन अराइज होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई, लेटरल ऑर्गेनाइजेशन की। अब थर्ड पढ़ेंगे मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे भी इसका टेबल दिया हुआ है। पहले टेबल में है कौन सा डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर सेकंड में है पर्सनल डिपार्टमेंट, थर्ड में है मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फर्स्ट में क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंटेशन के क्या हैं, अलग अलग फिर छोटे छोटे सब सिस्टम है और इन सब सिस्टम में अलग अलग तरीके से वर्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन फोकस कीजिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन में। इसमें देखिए पहला दिया है प्रोजेक्ट ए, सेकंड प्रोजेक्ट बी और थर्ड क्या है, प्रोजेक्ट सी। अब इन तरह के जो प्रोजेक्ट रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा के लिए नहीं होते हैं, पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के लिए होते हैं और जैसे ही ये पर्टिकुलर अपने गोल को अचीव करते हैं इन प्रोजेक्ट का काम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मीन्स अब इन प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस कंडीशन में या तो आप बाहर से टोटली नए लोगों को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा फिर उनको वापस नौकरी से क्या कर देंगे, हटा देंगे। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इनमें से जो भी आपको कैपेबल लगता है उनमें से आप क्या करते हैं, एक एक या दो दो पर्सन निकाल लेते हैं और उनको पर्टिकुलर क्या करते हैं, इस मैनेजमेंट को उससे रिलेटेड वर्क को संभालने की पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं और जैसे ही इसका काम ख़त्म होता है वापस इनको क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और फिर ये वापस जिस पोजीशन में पहले काम करते थे उसी पोजीशन में फिर से क्या करने लगते हैं, प्रॉपर उसी तरीके से काम करने लगते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जहाँ पे अराइज होती है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन के कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, अलग अलग बहुत सारी कंडीशंस हैं। जैसे कि इसके बेनिफिट क्या हैं कि जो आपके यहाँ ऑलरेडी एज ए एम्प्लॉय या एज अ वर्कर काम कर रहे हैं आप उन्हीं को क्या करते हैं, पर्टिकुलर इस तरह के प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं जिससे कि टोटली आपका उन पे कंट्रोल रहता है और पर्टिकुलर आप अवेयर रहते हैं कि हाँ इनका वर्क अच्छा है, तभी तो आपने उन्हें क्या किया है, सेलेक्ट किया है। पहली कंडीशन फ़ायदे ये होती है। दूसरा क्या होता है, आप डायरेक्ट उनसे रिलेटेड रहते हो, जो कम्युनिकेशन है उसमें भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारी चीज़ें क्या होती है, सिस्टमेटिक होती है। फिर उसके बाद इससे क्या होता है, मेन फ़ायदा जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को होता है, उनको लगता है कि जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं उन्हीं को इस तरह के वर्क के लिए सेलेक्ट करते हैं, तो वो अपने वर्क में एफिशिएंट रहते हैं और अपने वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है क्योंकि कंपनी के ही लोग रहते हैं, बाहर के लोग नहीं रहते हैं और जो भी प्रोसेस है उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं, किसी तरह का कोई गलत वर्क उसमें ऐड नहीं करते क्योंकि वापस उनको उसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करना है, जुड़े रहना है, कंटिन्यूएशन में वो इसी वर्क में रहना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस या आप लिमिटेशन कह सकते हो। पहला तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा कंडीशन ये होती है कि कंपटीशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि कौन ज़्यादा अच्छा काम करेगा तो उसको प्रोजेक्ट मिलेगा, कौन अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। प्लस सब में क्या रहता है, एक कंडीशन रहता है जो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, उस कंपटीशन का वो कहना चाहिए कम हो जाता है और हर कोई क्या रहता है, एक दूसरे
के लिए एक साथ मिल के काम करने में फोकस नहीं कर पाते। मीन्स यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रह जाती, क्योंकि कुछ समय पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय बाहर है, फिर कुछ समय बाद वो अंदर आता है, फिर किसी अगले प्रोजेक्ट के लिए फिर वो बाहर जाता है, फिर अंदर आता है। तो उस कंडीशन में उनको प्रॉपर कंट्रोल कर पाना और उनसे एक जैसे काम ले पाना पॉसिबल नहीं है। फिर इसमें क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन भी कई बार इंक्रीज़ होता है। जिनको इस तरह का काम मिलते जाता है वो मोटिवेट होते हैं, जिनको नहीं मिलते वो क्या होते हैं, नेगेटिव उसमें आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका यहाँ पे काम सही नहीं है। तो इस तरह की कई कंडीशन अराइज हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इनको प्रॉपर कंट्रोल करके सारे फंक्शंस को क्लियर करें तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या है, अलग अलग तरह के मेन स्ट्रक्चर हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, और ये टोटली हर तरह से आपके लिए सपोर्टिव होते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज़, स्ट्रक्चर क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन कौन से फैक्टर हैं या कौन कौन से घटक हैं जो क्या करते हैं, टोटली आपके इस कंडीशन को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे मेन कंडीशन है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले हमको फोकस क्या करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डेवलप करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सपोर्टिव होगा। सेकंड है साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का साइज़, बड़ा साइज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि छोटा है मीन्स वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की कंडीशन होगी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बड़ा है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की कंडीशन होगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन की कंडीशन में ऑफिस का स्ट्रक्चर आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट वाइज उसको अलग अलग बांटना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बिल्डिंग, बहुत सारे प्रोसेस बढ़ जाते हैं, जबकि सेंट्रलाइजेशन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ एक्टिविटी। नेचर ऑफ एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वर्क प्रोसेस कैसे होगा, नेचर उसका कैसे होगा। मीन्स पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसके बन के निकलने का प्रोसेस, मीन्स आउटपुट बनने तक का जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, उसको फोकस में करके हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। मैनेजेरियल स्ट्रैटेजी मीन्स मैनेजमेंट का वहाँ पे क्या रोल होगा, वो किस तरह से सारी चीज़ों को हैंडल करेगी, और मैनेजमेंट का लेवल किस तरह का होगा, बड़ा होगा, बटा हुआ होगा, किस तरह का होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे। कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कॉम्पिटिटिव मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कंपटीशन की कंडीशन नहीं है, मोनोपोली की कंडीशन है, तो आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैलाकर या बहुत ज़्यादा आगे के बारे में सोचकर डेवलपमेंट नहीं करते। लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि पर्टिकुलर क्या कंडीशन होगी, और अगर इसका डेवलपमेंट करेंगे तो उसके लिए जो सारी चीज़ें चाहिए वो किस तरह से आप प्रॉपर उस समय अरेंज कर पाएंगे या नहीं, या उसको अभी से ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में शामिल करें। ये सारी चीज़ों पे फोकस करना। फिर एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन मीन्स जो भी एरिया है, किस तरह का एरिया है, मीन्स आप सिर्फ लोकल एरिया को कवर करते हो या फिर इंटरनेशनल एरिया को कवर करते हो, या फिर प्रॉपर अपनी कंट्री को बस कवर करते हो, या पर्टिकुलर स्टेट को बस कवर करते हो। उसके अकॉर्डिंग भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ता है। इन्वायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन सब का भी इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। तो फोकस करना इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपके ऑफिस का या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। टेक्निक का, ऑफकोर्स टेक्निक का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्लांट या मशीनरी आपकी लग रही है उसका साइज़ क्या है, उसके बेस पे अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर उसके बाद जो वर्कर काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग, मीन्स वर्कर या एम्प्लॉय किस लेवल के हैं,
उसके अकॉर्डिंग उनको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, और प्लस उनके बैठने की जगह कैसे होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, तो उसमें एक ही लेवल के कई क्या रहेंगे, अलग अलग मैनेजर्स रहेंगे। तो हर एक मैनेजर के लिए जो भी कैबिन बनेगा वो टोटली कैसा होगा, एक जैसा होगा, एक जैसी आप उनकी को फैसिलिटी देंगे। एक जैसी फैसिलिटी नहीं रहेगी तो उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन का जो आप बैठाना चाहते हैं वो थोड़ी क्या होगी, मुश्किल होगी। स्पैन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल सिस्टम आपका किस तरह है उसको भी ध्यान में रखकर आपको क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ता है। अगर आप डिपार्टमेंटेशन करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंटेशन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ग्रोथ स्पीड मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्पीड वाली है या कम ग्रोथ स्पीड वाली है। क्योंकि ग्रोथ स्पीड अगर उसका ज़्यादा है मीन्स आपको कंटिन्यूएशन में जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो जो भी नई टेक्निक या जो भी इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं ये ध्यान में रख के करें कि अगले 5 से 10 सालों तक आपको उसमें कोई चेंजेस ना करना पड़े। तो मेन ये सारी चीज़ों पे आपको क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में